नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 17 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से न्यूज हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है म्यांमार। म्यांमार हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि म्यांमार में वार चल रहा है विद्रोहियों के खिलाफ। म्यांमार जुंटा जुंटा एक समुदाय है म्यांमार में। जुंटा के युद्ध ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यतः इन्फ्लुएंस बढ़ गया है रसिया का, चाइना का और यूएसए का। ठीक है, सभी अपने प्रभुत्व के लिए यहाँ पे इस देश में अनेक जगहों पे जातीय सशस्त्र समूहों का गठन एकजुट हो गया है और विद्रोह शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए इसका लोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और सबसे बड़ी बात है, जो म्यांमार का जो कैपिटल है उसे कहते हैं नायप्पी दाओ। ठीक है, याद रखिएगा, नायप्पी दाओ कहते हैं उसे। तो म्यांमार की राजधानी जो है वो नायप्पी दाओ है। पहले इसकी जो राजधानी थी वो यंगून थी, जिसे रंगून भी कहा जाता था। और यहाँ पे प्रमुखतः दो नदियाँ मिलती है, जो इरावती। बहुत सी नदियां हैं लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण है, इरावती और शालवीन। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। वहां के जो जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लू माउंटेन क्या है और कौन कौन सा स्टेट के साथ भारत का बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार का। ठीक है, सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, हवा की गुणवत्ता खराब होने पर जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने कहा है कि गैस चेंबर दिल्ली को कार्रवाई की जरूरत है, मतलब कि एक सीरियस एक्शन लेने की आवश्यकता है, दिखावे की नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ क्या क्या कमियां हैं, यहाँ पे किस किस कारण से जो लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली का खराब होता जाता है। सितंबर अक्टूबर से ये शुरू हो जाता है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बदतर स्थिति में जाने लगता है। और सारे डायमेंशंस को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये लगातार न्यूज में रहता है, तो इसलिए मेन से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन है सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग भी इसके पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने सारे डायमेंशंस हर एक तरीके से, जिस तरह से मेंस में जरूरत पड़ती है पॉइंट्स की, सारे पॉइंट्स को मैंने डाला है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, चुनावी बॉन्ड योजना जो है उस पर बहुत सी चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स। तो सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है। तो इसमें मुख्य समस्या ये है कि शुरुआत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाया गया था कि ब्लैक मनी को आउट किया जाए इलेक्शन से। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे राम है, तो राम गया, अगर मान लीजिए बीजेपी है और कांग्रेस है, ठीक है, तो राम चाहता है कि कांग्रेस को फंडिंग करना, तो राम जाएगा एसबीआई में, कांग्रेस के नाम का एक पर्चा है उसे भरेगा। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस जाएगा बैंक में, उसके बाद उसे ये पर्चा मिल जाएगा, चाहे वो कितने पैसे का हो, 2000 या 1000। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नाम है उसे साझा किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में चेंज कर दिया गया है और कोई भी पैसा जो दिया गया है उसका नाम को पब्लिक डोमेन में साझा नहीं किया जाएगा। इसी कारण समस्या उत्पन्न हो गई है और यहाँ पे अनेक प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो गई कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके जो अगला आर्टिकल जो है, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन की गुणवत्ता में जो समस्याएं देखी गई है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट तो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो लगातार वर्स्ट होती जा रही है। अभी भी डॉक्टर्स के द्वारा जो जेनरिक, जबरदस्ती कहा गया कि डॉक्टर्स को कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कीजिए, वो कम पैसे जरूर लगते हैं उसके, परंतु उसकी समस्याएं ये है कि जेनरिक मेडिसिन को लेने से बहुत बार देखा गया है, बहुत से पेशेंट के साथ देखा गया है कि उनकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं है, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रही है, बहुत लंबा समय लग रहा है। जहाँ पे ब्रांडेड मेडिसिन है उसको 1-2 खुराक की जरूरत है, वहीं जेनरिक के लिए 10-15 खुराक की जरूरत पड़ जा रही है। यहाँ पे जो लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन है उसी पे सवाल उठाया जा रहा है और इसको ज़्यादा इंप्रूव करने की बात की जा रही है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, फर्स्ट वैक्सीन बनाया गया है चिकनगुनिया के लिए। ठीक है, तो चिकनगुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है और ये वैक्सीन का नाम, मैन्युफैक्चरर कौन है और ब्रांड कौन है। ठीक है, सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एक हम लोग वर्ल्ड लोकेशन देख लेंगे जो है म्यांमार। तो म्यांमार जो है दक्षिणी एशिया का एक देश है जिसका भूतपूर्व नाम बर्मा या ब्रह्म देश था और इसका आधुनिक नाम बर्मी या म्यांमार है। इसका
पुराना अंग्रेजी नाम जो था वो बर्मा था, जो यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबादी जाति जो है वो बर्मी के नाम से जानते हैं अपने देश को। और सबसे बड़ी बात, इसके लोकेशन को जान लेते हैं। ऐसे हम लोग मैप में भी देखेंगे तो इसके लोकेशन में उत्तर में चीन है, पश्चिम में भारत है, बांग्लादेश है और हिंद महासागर है, और दक्षिण में एवं पूरब में थाईलैंड और लाओस देश है। सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच एक रोधक राज्य का भी काम करता है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में एक बीच का कंट्री है और इसकी जो राजधानी है नयपीड़ा है, याद रखिएगा नयपीड़ा, ठीक है। यहाँ जैसे दो नदियां हैं, इरावती और सॉल्वीन, इन दोनों को हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे बहती है। उसके बाद यहाँ प्रमुख पर्वत जो है माउंट पोपा, माउंट जयगाविन, उसके बाद टाउंग वाइन माउंटेन, माउंट विक्टोरिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन हैं जो कि म्यांमार में है। जैसे यहाँ पे लुसाई पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 जो स्टेट हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। तो इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं लुसाई पहाड़ियाँ, जिसे मिजो पहाड़ियाँ या मिजोरम और त्रिपुरा, ये दोनों राज्यों में ये पहाड़ी फैली हुई है और ये भारत में एक पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। यह पर्वत श्रृंखला जिसे पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है और यह 2157 मीटर की ऊंचाई के साथ इसका उच्चतम बिंदु है, ठीक है। उच्चतम बिंदु कौन सा है? फावंगपुर, याद रखिएगा। इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा लुसाई पहाड़ी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो है ये मिजो हिल्स का हिस्सा है। उसके बाद अराकान पर्वत, इसमें नागा पर्वत, चीन पर्वत, पटकाई पर्वत श्रृंखला और तथा लुसाई पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। ये पहाड़ जो है बंगाल की खाड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अराकान पर्वत याद रखिएगा, अराकान पर्वत जो है बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिर से उभर जाती है। तो याद रखिएगा अराकान पर्वत इस तरह का है। अब इसे मैप में देख लेते हैं, ठीक। देख सकते हैं ये जो है मैप, ये म्यांमार का है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है नयपीड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर्स टच होते हैं 4 स्टेट के साथ, ठीक है। और देख लेते हैं इसके जो सराउंडिंग कंट्री है कौन कौन सी है। तो इधर चाइना हो गया, इधर तो इंडिया के हम लोग बात कर ही चुके हैं, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ पे थाईलैंड भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है और लाओस भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। और हम लोग जो जो नदियों की बात कर रहे थे, जैसे इरावदी है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद भामो है, उसके बाद मैतकीन है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो म्यांमार है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक सान प्लेट्यू भी है, इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वाटर लैंड्स को भी देख लेते हैं, जैसे अंडमान सी इसके वेस्टर्न में है और इसका गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है हवा की गुणवत्ता खराब होने पर दिल्ली के जो एलजी हैं बीके सक्सेना, उन्होंने कहा कि गैस चैम्बर, दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन गया है और यहाँ पे सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ पे क्लियर कहा गया है, नॉट मेयर पॉस्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है सेइंग द सिटी नीड्स अ एक्शन, बस दिखावे की जरूरत नहीं है। पॉस्चरिंग का मतलब होता है दिखावा। यहाँ पे एक सीरियस एक्शन लेने की आवश्यकता है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे एलजीबीके सक्सेना ने कहा कि बार बार हर एक वर्ष ये मुद्दा उठता है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है। इसे एक निश्चित रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है जिससे कि इस तरह के भयावह स्थिति से निपटा जा सके। तो यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है कि शहरों को कार्रवाई की जरूरत है, दिखावे की नहीं। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक दूसरे को वाद विवाद कर रही है कि आपकी गलती है या आपकी गलती है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक दिन पहले जो दर्ज किया गया वो बहुत खराब था और उससे भी गिरकर गंभीर श्रेणी में चला गया। तो दिल्ली सरकार के कुछ आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय, जैसे कि रेड लाइन ऑन, जैसे ही रेड लाइन ऑन हो जाएगा तो सभी गाड़ियां ऑफ कर दी जाएगी, या फिर ऑड इवन वाहन राशनिंग योजना, जिससे कि
जैसे ऑड डेट है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 2, 4, इसी तरह। तो जो ऑड नंबर की गाड़ियां हैं, जिसके लास्ट में ऑड नंबर है, वो इस तरह के दिनों में चलेगी, और जिसके लास्ट में इवन नंबर है वो इस तरह के डेट में चलेगी, जिससे कि गाड़ियों की संख्या आधी हो जाएगी और वहां पे जो वाहनों से गैस का इमिशन होता है वो कम होगा, गैस का उत्सर्जन जो होता है वो कम होगा। ठीक है। आगे कहा जाता है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में जलाए जाने वाले बायोमास का योगदान भी सबसे बड़ा है। बहुत बार देखा गया है कि जो आसपास के पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, 2022 में राज्य में सत्ता में आने के बाद से पंजाब में पराली के धुएं को काफी कम किया गया है। ठीक है। और राज्य ने गुरुवार को 1200 से अधिक पराली जलाने की घटनाओं की सूचना दी। इस सीजन में ऐसे मामलों की कुल संख्या को मिलाकर 31,932 हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, बस इतना यहाँ पे देख लेना है कि पंजाब में खेत की आग की संख्या में साल दर साल 2021 में 9.9% और 2022 में 29.9% की गिरावट हुई, तो लगातार कम हो रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 15 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के वायु प्रदूषण में पड़ोसी राज्यों में जलाए जाने वाले बायोमास जो है, स्टबल उसे कहा जाता है, उसका योगदान सबसे ज्यादा है। ये डेटा याद रखने की जरूरत है। ठीक है। 24.3%। और इसके बाद वाहन से जो उत्सर्जन होता है गैसों का वो 13%। तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा। ठीक है। 24.3% और 13%। उसके बाद प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है, इसको हम लोग फिर मेंस के पैटर्न से भी एक बार देख लेंगे। ठीक है। सारे पॉइंट्स मैं दे दिया हूं। हालांकि उसी दिन दिल्ली सरकार के वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन में पाया गया कि वाहनों के उत्सर्जन ने बायोमास जलने 23% की तुलना में वायु प्रदूषण में अधिक योगदान दिया जाता है, 38% का योगदान होता है। ठीक है। तो बायोमास से जितना जलता नहीं है उससे ज्यादा वाहन से उत्सर्जन होता है। सही बात है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राउड है। तो इससे यह भी कहा जाता है कि द्वितीयक एरोसोल, बिजली संयंत्र, रिफाइनरीज और वाहनों जैसे स्रोतों से गैसों और प्रदूषकों की परस्पर क्रिया के कारण बनने वाले कण जो होते हैं वो वायु प्रदूषण को 30% या 38% तक पहुंचा देते हैं, जिसे दूसरे प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कहा जाता है जो वायु प्रदूषण का इस तरह का लेवल है। इसी बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये लगता है कि हर एक बार ये न्यूज में आ रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस, जैसे कि बीपीएससी हो गया या फिर यूपी पीसीएस हो गया, कहीं भी ये सवाल आ सकता है। ठीक है। और इसके क्या क्या कार्य हैं, इसने क्या क्या पहल लिए हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। तो इसमें कहा गया है जीआरएपी जो है वो नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 6 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। ये पिछला वाला ही वीडियो में बता चुका हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स का सारा डायमेंशंस की, जैसे कि 0 और 50 जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद 51 से 100 जो होता है संतोषजनक होता है, 101 से 200 जो होता है वो मध्यम होता है, 201 और 300 के बीच में होता है तो खराब होता है, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, और 401 से 450 के बीच अभी स्थिति जो है वो गंभीर है। कुछ दिन पहले गंभीर प्लस भी था, वो बारिश होने के बाद बहुत खराब की स्थिति में आया था। तो गंभीर प्लस तब होता है जब 451 से 500 की स्थिति होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब हो रही है। जैसे कि इसी तरह का लिखा कीजिए, अगर टाइम ना भी हो तो भी इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे क्रॉप बर्निंग हो गया, डेजर्ट डस्ट स्टॉर्म हो गया, उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया, ये लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है। उसके बाद वाहन से जितने भी गैसों का उत्सर्जन होता है, व्हीकुलर इमिशन, उसके बाद फेस्टिवल जैसे दीपावली इसी समय आ जाता है, उसके बाद दुर्गा पूजा भी होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पावर प्लांट एंड इंडस्ट्री से जितने भी इमिशंस हो रहे हैं, गैस के धूलकण निकल रहे हैं, उसके बाद क्लाइमेट्स भी इस तरह का बन जाता है, लगातार गर्मी हो जाता है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। यही सब जो मुख्य स्रोत हैं खासकर दिल्ली का इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। अब देख लेते हैं गंभीर प्रदूषण, तापमान संबंधी चिंताओं के बीच दिल्ली के स्टेज 2 ग्रैप लागू, GRAP जो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसी को ग्रैप यहाँ पे लिखा गया है, लागू किया गया है। तो पीएम प्रदूषक मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 मुख्य प्रदूषक हैं। इस प्रदूषक के लंबे समय तक संपर्क में रहने से
श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जिसे कहा जाता है, इसे कहीं कहा जाता है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, मतलब कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की प्रतिक्रिया के रूप में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 2 को लागू कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इसकी स्थापना जो की गई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार के विविध प्रयासों के समन्वय और निगरानी के लिए केंद्र द्वारा की गई प्रयास का ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसने पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण का स्थान ले लिया है। अब देख लेते हैं ग्रैब 2 योजना के तहत क्या क्या कदम उठाए गए हैं। जैसे सड़कों पर ये सब पॉइंट्स जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सड़कों पर प्रतिदिन झाड़ू लगाना और पानी डालना जिससे कि धूल कण है वो बैठ जाए। उसके बाद निर्माण और विध्वंस स्थलों जहां पे बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है उन स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू कराना। उसके बाद शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, जहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगते हैं, जाम लगते हैं, मेला लगता है, मार्केट है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों पे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। उसके बाद जैसे कि डीजल जनरेटर के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना। उसके बाद सुचारू आयात प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यातायात से संबंधित नए नए नियम बनाना, कठोर नियम बनाना। उसके बाद जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जनता को, मतलब कि जितने भी टीवी पे प्रोग्राम हो रहे हैं या फिर नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, प्रचार किए जाए, नए नए पोस्टर्स लगाए जाएं, जिससे कि लोगों को जागरूकता फैले, जिससे लोगों में जागरूकता फैले कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारना उनका सबसे आवश्यक कार्य है। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि जनसंचार के माध्यम से लोगों को सचेत करने की बात की जा रही है। इसमें सुझाव और दिशा निर्देश देना भी शामिल है। निजी वाहनों को हतोत्साहित किया जाए, उसके लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आवृत्ति बढ़ाकर CNG या इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें या फिर पब्लिक व्हीकल्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बायोमास और नगर निगम के ठोस पदार्थों को खुले में जलाने को हतोत्साहित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बिजली के हीटर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यहाँ पे भी जैसे मैंने फिगर में दे दिया है बहुत सी चीजें कि ग्रैब 2 लागू में क्या क्या है और पहले क्या क्या था। जिससे लागू किया गया तो निजी गाड़ियां कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने, यही सब चीजें जो अभी हमने बताया, यही सारी चीजें हैं। और पहले क्या था, सड़कों की सफाई मशीनों से छिड़काव भी किया जाता था। ठीक है, तो यही सारी चीज है जो आपके आंसर्स के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे कहा जाता है दिल्ली के लगातार वायु गुणवत्ता संकट के पीछे के कारक को समझने की आवश्यकता। हमने पहले पढ़ा है लेकिन पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आंसर्स के लिए बहुत ही बेहतर रहे। जैसे वायु प्रदूषण, तो फसल जलना। तो दिल्ली के आसपास के राज्यों के किसान अपनी अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए पराली जलाते हैं। उसके बाद वाहन से उत्सर्जन बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। निर्माण से औद्योगिक प्रदूषण, पटाखे, लैंडफिलिंग, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद मौसम की स्थिति, जैसे स्थिर हवाएं, सर्दियों के दौरान स्थिर हवाओं के कारण क्षेत्र में उत्पन्न जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो उसी क्षेत्र में स्थिर रहते हैं। इससे प्रदूषण की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। निम्न वायु व्युत्क्रमण, सर्दियों के महीनों के दौरान नीचे की परतों से हवा की ऊपर की ओर गति रुक जाती है। ठीक है, नीचे से जो हवा है ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, इसी कारण वहां पे प्रदूषण ज्यादा होता है। इससे क्षेत्र में प्रदूषित हवा स्थिर रह जाता है। उसके बाद भौगोलिक कारण, दिल्ली चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लैंडलॉक स्टेट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धूल के कण लाती है। हिमालय की उपस्थिति के कारण जो हवा के निकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है, धूल और प्रदूषक इस क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। प्रशासनिक कारण क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन पर कम ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में सार्वजनिक परिवहन पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। सड़क अवसंरचना, वर्तमान सरकार परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ रही है। इससे सड़कों पर भीड़ भाड़ होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। जितना जाम होता है तो सरकार भी यहाँ पे कई जगह असहाय हो जाता है, क्योंकि इतनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही है रोड्स पे। पहले सिंगल लेन था, फिर डबल लेन हुआ, 4 लेन हुआ, 6 लेन हुआ, लेकिन जितना तेजी से हम लोग
सड़कों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जा रही है। कितनी भी ओवरब्रिज बना दीजिए, फिर भी जाम लगना ही है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जितने भी विकसित सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो पीक आवर्स होते हैं, वहाँ पे 3-4 घंटे जाम लगता ही लगता है। ठीक है? तो चुनौतियाँ क्या-क्या है? वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर रही है, पर्यावरणीय परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे बीमारी चुनौतियाँ, जैसे साँस लेने में समस्या। तो खराब गुणवत्ता वाली हवा के लगातार संपर्क में रहने से ब्रोंकाइटिस का विकास हो जाता है। इससे लोगों में खाँसी, साँस फूलना और घबराहट हो जाती है। उसके बाद दीर्घकालिक बीमारियाँ भी आती हैं, लॉन्ग टर्म जो अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे खराब वायु गुणवत्ता से हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़े में कैंसर की संभावना हो जाती है, जिससे जनसंख्या का जीवन काल कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद शिशुओं का विकास, महामारी जो है वो विज्ञान के अध्ययन से पता चला है कि खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आने से जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं या फिर 10 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनके प्राकृतिक विकास में बाधा आ जाती है। उसके बाद स्वास्थ्य पे बोझ, इस तरह के जो खराब हवा आ रहे हैं वायु प्रदूषण के कारण, इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो लोगों में अतिरिक्त खर्च हो जा रहा है अपने स्वास्थ्य से संबंधित। खराब वायु गुणवत्ता और परिणामी स्वास्थ्य प्रभाव जो है वो घरों और सरकार पर भी वित्तीय बोझ को बढ़ा रहा है। वनस्पति विकास, अध्ययनों से पता चला है कि हवा की जो खराब गुणवत्ता है वो विभिन्न तरीकों से फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इससे हरियाली के विकास के लिए भी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके जल प्रदूषण, बिजली संयंत्रों, कारों, ट्रकों और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने वाली नाइट्रोजन की मात्रा में योगदान देता है और यह सुपोषण का कारण बन जाता है। उसके बाद वायु यातायात, जितने फ्लाइट्स चलते हैं, वायु प्रदूषक जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके धुआं पैदा करते हैं। यह धुंध जो होता है वो विमानों की दृश्यता को प्रभावित करती है, जिससे कि उनका संचालन बाधित हो जाता है। इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स जो होती है वो डिले हो जाती है। दिल्ली के लगातार वायु प्रदूषण के संकट में कौन-कौन से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, तो यहाँ पे भी जीआरएपी की बात की जा रही है, जो सेकंड स्टेज हम लोग जारी कर दी है। ये निर्धारित उपाय है जो केवल तभी उठाए जाने चाहिए जब दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा से अधिक खराब हो जाती है। इसे 2017 में लाया गया था। कुछ कदमों में निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों को रोकना, स्कूल और कार्यालयों के लिए छुट्टी, प्रतिबंधात्मक वाहन आंदोलन आदि शामिल है। ऑड इवन वाहन की शुरुआत करने की बात की जा रही है। परिधीय सड़क, पश्चिमी और पूर्वी परिधीय राजमार्गों के निर्माण ने बड़े विज्ञापनों को दिल्ली को बाईपास करने की अनुमति दी है, जिससे कि प्रदूषण का बोझ कम हो जाए। जैसे कि मान लीजिए यूपी है, यहाँ पे वेस्ट यूपी, और उसे पंजाब जाना है, तो ऐसा सड़क बनाया जाए जो दिल्ली के बीच सिटी में नहीं जाए, और इससे क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में कम बोझ पड़ेगा। तो पुराने जीवाश्म ईंधन वाहनों पर प्रतिबंध, दिल्ली सरकार ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये है कुछ निपटने के उपाय। ठीक है, जैसे पराली जलाने पर नियंत्रण का भी कहा गया है। पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए किसानों को कृषि मशीनरी का उपयोग करने के लिए कहा गया, उस पर सब्सिडी देने की बात की गई, जिससे कि पराली जलाने की आवश्यकता कम हो जाए। पराली जलाने पर जुर्माना लगाने की भी बात की गई। इसके अलावा खेत की पराली के विघटन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए नए तकनीक की खोज भी की जा रही है। उसके बाद वाहन के लिए अलग अलग मेजर्स, मानदंड बनाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भारत स्टेज 6 मानदंडों का पालन करने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण कम होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए, उसके बाद पटाखों पर प्रतिबंध। तो ये सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जिससे आपके आंसर्स के लिए लगभग सारे पॉइंट यहाँ पे उपलब्ध हो गए। तो निष्कर्ष में कहते हैं, वायु प्रदूषण जो है वो मानव के जीवन को बहुत ही दयनीय स्थिति में ले जाता है। इसलिए सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तिगत समूहों, व्यक्तियों के जो समूह होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं, उसको एकजुट होकर छोटे छोटे सुधार करके हमें वायु प्रदूषण जैसे समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना होगा, जो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम वातावरण, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाए। ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स और दिल्ली में जो एयर क्वालिटी खराब है, इससे संबंधित सारे के सारे डायमेंशन हम लोग डिस्कस किया। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
तो इसमें मेनली कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकार के द्वारा पहले इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाया गया था कि जो ब्लैक मनी है उसे चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सके। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ पे लिमिट भी लगा कर रखा गया है पैसों का। फिर भी यहाँ पे समस्या मेनली ये है कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ऐसा नियम बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसा दे रहा है तो उससे संबंधित अगर जानकारी मांगी जाएगी तो वो साझा करेगा कि कौन से व्यक्ति ने कितना चंदा दिया। परंतु वर्तमान समय में इसे परिवर्तित करने की बात की जा रही है कि वो कोई भी व्यक्ति जितना भी पैसा दिया है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन एसबीआई तो सरकार के पास है, तो एसबीआई अगर बैंक से भी चाहे सरकार तो ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रूलिंग पार्टी ही इस तरह का नियम का फेवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य विवाद है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई, उसका वायलेशन हो रहा है। क्योंकि अगर हमें जानकारी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कितना पैसा दिया, अगर आप कहते हैं कि ये जो इलेक्टोरल पॉलिसी लाया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम लाया गया है, ये मुख्यतः ब्लैक मनी को दूर रखने के लिए लाया गया है, एक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाया गया है। परंतु अगर आरटीआई का वायलेशन होगा, अगर आप जानकारी नहीं देंगे कि किस व्यक्ति ने कितने पैसे दिए, तो फिर तो वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आके आपको पैसे दे रहा है, चंदा दे रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चुनावी बॉन्ड क्या है। तो चुनावी बॉन्ड प्रणाली को 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था, जिसे 18 में लागू किया गया। वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के लिए एक साधन के रूप में काम करते हैं। सीएसआर उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो भारतीय स्टेट बैंक 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी करती है। धारकों को मांग पर देय और ब्याज मुक्त है और भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थानों द्वारा खरीदा गया है। तो व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी इसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है। जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए ये वैध होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे अधिकृत जारीकर्ता। तो जो जारी करने वाला है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई है और चुनावी बॉन्ड जो होता है वो नामित एसबीआई शाखाओं के माध्यम से ही जारी की जाती है। राजनीतिक दलों की पात्रता, केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हो, वही जो पार्टियां होगी उसे ही जारी करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, जारी करने का अधिकार है चुनावी बॉन्ड। और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1%, तो ये कंडीशन भी याद रखिएगा। इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछे, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1% वोट हासिल किया हो पिछले आम चुनाव में। ठीक है, चुनावी बॉन्ड के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद खरीद और नकदीकरण। चुनावी बॉन्ड डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता है। नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही। तो इसको मेनली लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पार्टियों को भारतीय चुनाव आयोग के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा। देखें यहाँ पे यही बात कही गई थी, इसी कारण अभी चैलेंज उत्पन्न हो गया। इसी कारण अभी आर्टिकल आया है कि वर्तमान समय में जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती है कि किस व्यक्ति ने कितने दान दिए, किस संस्थान ने कितने दान दिए। तो फिर तो यहाँ पे उसी बात को फिर से जिक्र किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा है। तो पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दान जो है वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाएगा। राजनीतिक दल प्राप्त धन को उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य है, परंतु अभी इसे साझा नहीं करना चाहता। तो इसके फायदे जो हैं वो राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ जाएगी, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसके दान उपयोग का खुलासा करने में जवाबदेही होगी। नगद लेन देन को हतोत्साहित किया जाएगा, वही ब्लैक मनी को बाहर करने की बात की जा रही है। उसके दाता गुमनामी का संरक्षण किया जाएगा, मतलब कि जो भी पैसे दिया है उसके संरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चुनौतियां क्या क्या है। तो चुनावी बॉन्ड जो है वो राजनीतिक दलों को दिए गए चंदा जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की
पहचान छुपाता है। वे जानने के अधिकार से ये समझौता कर सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, तो यही कारण है कि यहाँ पे चुनौतियां उत्पन्न हो गई। उसके बाद डेटा तक सरकारी पहुंच से, गुमनामी से भी समझौता किया जा सकता है। ठीक है, कि वो व्यक्ति कहां से पैसा लाया था। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है। उसके बाद नियमों का उल्लंघन कर अनधिकृत दान भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद साठगांठ वाले पूंजीवाद, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके साथ भी साठगांठ करके इस तरह का कार्य किया जा सकता है, नेक्सस बनाया जा सकता है, काले धन का प्रसार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जो मैं इस फिगर में कह दिया हूं। क्रोनिक कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम वेयर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिजनेस लीडर्स आर गिवन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, इसी की बात की जा रही है, अनफेयर एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, बिजनेस डील्स एंड लोन्स। ऐसा देख भी सकते हैं अभी एक दो मामलों में, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो क्रोनिक कैपिटलिज्म एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच नेक्सस बनाया था, गठजोड़ बनाया था। ठीक है, घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध की विशेषता हो जाती है। कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए पारदर्शिता और दान सीमा के संबंध में भी खामियां देखी जा सकती है। उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी सभी राजनीतिक योगदान दे सकती है जब उसका पिछला, ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि कोई भी कंपनी तभी राजनीतिक योगदान दे सकती है, राजनीति में दान दे सकती है, जब उसका पिछला 3 वित्तीय वर्षों का शुद्ध औसत लाभ जो है वो 7.5% से ज्यादा हो। इस धारा के हटने से सेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक फंडिंग में काले धन की चिंता बढ़ गई है। तो ये जो हट गया है, इसके कारण भी अनेक प्रकार की चिंताएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो जैसे चुनावी बॉन्ड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय लागू करें, राजनीतिक दलों के लिए खुलासा करने के लिए सख्त नियम लागू करें और जो इलेक्शन कमीशन है उसको दान की जांच करने और बॉन्ड और व्यय दोनों के संबंध में अवलोकन करने दें। संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद और काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड में खामियों को पहचाने और उन्हें दूर करें। उसके बाद उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते परिदृश्य के अनुकूल ढालने और अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच, आवधिक समीक्षा और आवधिक समय समय पे उसका सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बॉन्ड योजना की लगातार निगरानी की जाए। तो वो पूरा का पूरा हम लोग समझ गए कि चुनावी बॉन्ड क्या है, क्या चैलेंजेस हैं वर्तमान समय में, क्यों ये न्यूज में आया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन। तो मुख्यतः इसमें सरकार चाह रही थी हाल के समय में कि जितना भी जेनरिक मेडिसिन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट किया जाए, परंतु समस्या ये है कि इसमें जो है वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कहा जाता है कि जो केमिकल कंपाउंड होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं किसी भी डिजीज में, परंतु जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, जैसे ब्रांडेड और जेनरिक में क्या क्या फ़र्क है। तो इसमें बताया जाता है कि सभी दवाएं जो है वो केमिकल सॉल्ट से बनती है। ठीक है, ब्रांडेड हो चाहे जेनरिक हो, इन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो जेनरिक दवा जिस सॉल्ट से बनाई जाती है उसी सॉल्ट से वो जाना भी जाता है। उदाहरण के लिए बुखार और दर्द में काम आने वाला पैरासीटामोल सॉल्ट जो है वो कंपनी इसी नाम से बेचेगी तो उसे जेनरिक दवा ही कहेंगे। इसके अलावा जब कंपनी उस दवा का नाम बदलकर रखे और अपने ब्रांड का नाम रखे तो उसे ब्रांडेड कहते हैं। तो ब्रांडेड दवा जो होता है, बुखार और दर्द की दवा जेनरिक अगर आप खरीदते हैं तो 10 पैसे में मिल जाएगा। ठीक है, प्रति टैबलेट। वहीं अगर ब्रांडेड दवा खरीदते हैं तो वही दवा जो है वो लगभग 1.5 रुपए से 38 रुपए तक मिलेगा। तो इसका मुख्य डिफरेंस याद रखिएगा, जैसे कि जो शुरुआत का जो होता है केमिकल सॉल्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद प्राइस जो होता है वो ब्रांडेड का ज़्यादा होता है और जेनरिक का कम होता है। उसके बाद इंश्योरेंस जो कवर होता है वो ब्रांडेड का
कम होता है और इसका नॉर्मली ऑलवेज कवर्ड होता है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस में ऑलवेज कवर्ड होता है जेनरिक का, लेकिन इसमें नहीं होता है, उसके अगर साइड इफेक्ट्स हो गए तो। उसके बाद इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे यही क्लियर बात है कि टेस्टेड और अप्रूव्ड बाय एफडीए, ठीक है। एफडीए नहीं यहाँ पे सवाल भी उठाया है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसी के द्वारा ये सवाल उठाया गया है ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लियर कहा गया है जो जेनरिक मेडिसिन होती है मे डिफर बट प्रोवन टू बी एक्सेप्टेबल बाय एफडीए। ऐसा माना जाता है कि एफडीए जो है वो उसे एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद जो स्ट्रेंथ होता है, डोज जो होता है वो दोनों का सेम ही होता है। अपीयरेंस जो होता है, ड्रग्स आर स्टैंडर्ड इन साइज, कलर एंड पैकेजिंग। यहाँ पे पैकेजिंग एंड द ड्रग इटसेल्फ मे लुक डिफरेंट। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो इसका पैकेजिंग कलर जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, परंतु जो जेनरिक दवाएं होती है उसकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। अब आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर्स को क्यों समस्या आ रही है, जो जेनरिक दवाएं हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो गुणवत्ता के बारे में अनिश्चितता, डॉक्टर, दवा निर्माता और सरकार सभी इस बात से सहमत हैं कि जो जेनरिक दवाओं के साथ गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं। देश में गुणवत्ता नियंत्रण बहुत कमजोर है। बिना निश्चित गुणवत्ता के दवाएं खिलाना रोगी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पता चलता है कि 3 वर्षों के परीक्षण में पाया गया कि सभी दवाओं में से 3%, चाहे वो जेनरिक हो, ब्रांडेड हो, वो क्वालिटी के मेजर्स को फॉलो नहीं कर रही है। परीक्षण से जुड़ी समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, टेस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है हमारे देश में जेनरिक दवाओं का। तो डॉक्टरों ने कहा कि गुणवत्ता जांच के लिए केवल 0.1% दवाओं का परीक्षण किया जाता है। निर्माताओं ने कहा कि सरकार के लिए हर बैच की गुणवत्ता का परीक्षण करना संभव नहीं है, ठीक है। ये बात मैन्युफैक्चर के द्वारा कहा गया है। तो अध्ययन का अभाव क्यों है? हॉस्पिटल क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि बाजार में अभी भी ऐसी दवाएं हैं जिन पर कभी नीचे दिए गए अध्ययन हुए ही नहीं, ठीक है। आगे कहा जाता है कि जैव समतुल्य अध्ययन यह दिखाने के लिए किया जाता है कि जेनरिक दवा ब्रांडेड संस्करण के, मतलब कि ब्रांडेड स्टैंडर्ड के समान ही प्रतिक्रिया करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्थिरता का अध्ययन यह देखने के लिए किया जाता है कि विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों में दवा की गुणवत्ता एक अवधि के दौरान कैसे भिन्न होती है। जैसे कि अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर है या फिर राजस्थान है, तो दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर है दोनों जगहों का वो बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। तो इसी कारण भी मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो भी बदल जाता है। तो परामर्श की अनुपस्थिति, दिशा निर्देशों को हितधारकों के साथ परामर्श के बिना अधिसूचित किया गया था। डॉक्टरों के स्थान पर फार्मासिस्ट, यदि किसी फार्मासिस्ट में बहुत कम लाभ मार्जिन के कारण किसी दवा का जेनरिक संस्करण नहीं है तो उसके स्थान पर ब्रांडेड दवा देने की जिम्मेदारी डॉक्टर के बजाय फार्मासिस्ट पर आ जाएगी। इससे उन ब्रांडों को बढ़ावा मिलेगा जिसका लाभ मार्जिन अच्छा है, भले ही वे कितने भी अच्छे हों या कितने भी खराब हों। अप्रभावी उपचार, डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीज के लिए सबसे अच्छी दवा लिखने का उनका जो विकल्प है वो खत्म हो जाएगा, परंतु उससे क्या होगा कि जेनरिक जो दवा है पहले वो स्टैंडर्ड को तो फॉलो करे, तभी तो ये तो ऑलरेडी कहा ही गया है कि डॉक्टर्स के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जेनरिक दवाओं को ही लिखें, लेकिन होता क्या है कि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है या लेट से ठीक हो रहे हैं, तो वे नई बीमारियां या फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर भी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है ब्रांडेड मेडिसिन और क्या है जेनरिक मेडिसिन और क्या क्या मुख्य समस्याएं थी, हम लोगों ने हर एक एस्पेक्ट से देखा इसे। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये एक छोटा सा आर्टिकल है कि अभी फर्स्ट वैक्सीन बनाया गया है चिकनगुनिया का, तो इसी के बारे में हम लोग छोटा सा पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। 9 नवंबर को चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया, मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है, इस वैक्सीन का। तो यह टीका जो है ये याद रखिएगा, यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा, ठीक है, याद रखिएगा नाम, वल्नेवा द्वारा विकसित किया। ये निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, और यह जो है ब्रांड का नाम जो है एग्जिक, एग्जिक ब्रांड इसे ही कहा जाता है, अविश्वसनीय। तो याद रखिएगा एग्जिक ब्रांड के तहत उपलब्ध किया गया और इसे प्रशासन के लिए अनुमोदित किया गया है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भी वायरस से संपर्क में आते हैं इसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी गंभीर या जीवन घातक स्थितियों के लिए हो, इसके लिए यह अनुमोदित कर दिया गया है।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देख लेते हैं चिकनगुनिया होता क्या है। तो चिकनगुनिया में गंभीर जोड़े का दर्द, ठीक है, उसके बाद चलने फिरने में दिक्कत होता है, यह बुखार के साथ आता है, उसी तरह दिखता भी है, ठीक है, उसी तरह के सिम्टम भी मिलता जुलता होता है, जैसे कि वायरल संक्रमण जो होता है, इसे चिकनगुनिया को CHIK भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, याद रखिएगा, एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा फैलता है और इसे एक उभरता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य खतरा माना जाता है। यह मुख्यतः जो है अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके लक्षण जो और भी लक्षण हैं, जैसे जोड़ों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, मतली, थकान, अलग प्रकार के दाने उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि चिकनगुनिया को अक्सर डेंगू या जीका के रूप में गलत तरीके से उपचार किया जाता है, क्योंकि लक्षण समान होते हैं, तो अभी तक पूर्णतः डेटा नहीं मिला है कि कितने लोग जो हैं वो चिकनगुनिया से ग्रसित हैं। अभी तक कोई इलाज नहीं है, केवल रोग सूचक राहत है। दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक, बुखारों के लिए ज्वारनाशक दवाएं, आराम और पर्याप्त जल पदार्थ को उपयोग करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्योर, लेकिन अब वर्तमान में वैक्सीन बना लिया गया है। ओनली सिम्प्टोमेटिक रिलीफ विद एनाल्जेसिक्स टू हेल्प विद द पेन, एंटीपायरेटिक्स फॉर फीवर्स, रेस्ट एंड एडिक्वेट फ्लूइड्स। तो रोकथाम में मच्छर नियंत्रण गतिविधियां भी शामिल है, जैसे कि व्यक्तियों को औषधीय मच्छरदानी का उपयोग करने की बात की गई है, मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण थे, ये देख सकते हैं क्या उपचार है, क्या लक्षण है, ठीक है। जैसे मच्छर काटने के 2 से 7 दिनों के बाद चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, 1 सप्ताह लग जाता है उसे दिखाई देने में ही। तो ये याद रखिएगा, एडीज एजिप्टी जो नाम है मच्छर का, उसी के कारण चिकनगुनिया होता है, ठीक है। पहली बार जो है वो अफ्रीका के मंकोडे द्वीप में चिकनगुनिया की शुरुआत हुई थी। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इसके उपचार के लिए कोई विशेष अभी टीका बन चुका है, ठीक है। टीका का नाम याद रखिएगा, कौन सा मैन्युफैक्चरर है और कौन सा ब्रांड है। तो कलनेवा जो है इसने इसे बनाया है और ब्रांड जो है इक्चिक ब्रांड है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब